Guys, a very warm good evening to all of you. My name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, as you know, this channel is for those students who are preparing for HR competitive examination. So here we are going to cover a topic from the HR point of view, that's the workers participation in management. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग ने कुछ मेजर्स देखे थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी एक आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मेजर, एक इम्पॉर्टेंट टूल साबित हो सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके की डिस्प्यूट को कम करने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और इसके में कैसे कैसे आप हम लोग जो है वर्कर्स को पार्टिसिपेट करा सकते हैं मैनेजमेंट डिसीजंस में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि जब भी नेक्स्ट टॉपिक अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ना करना भूलें, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत से हम लोग ये वीडियो बनाते, तो आप भी थोड़ा सा हमें इतना फेवर तो कर सकते हो, राइट। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि कंसेप्ट क्या है वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का। अब हम लोग WPM की बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है कि अभी आप देखो कि सपोज कीजिए कि आपके घर में कोई चेंज होने वाला है। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में जो है पेंट करवाना है, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपसे पूछते हैं कि हाँ कौन सा कलर आपको अपने रूम में चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके रूम में चेंज हो रहा है, राइट। तो आपके रूम में चेंज हो रहा है तो आपके पेरेंट्स आपकी भी डिसीजन मांगते हैं, आपका भी पूछते हैं, व्यू पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या पसंद है। इसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अगर जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स को और नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनसे अगर पूछता है, भाई उनकी राय भी मांगता है चीज़ों को चेंज करने में, कोई डिसीज़न लेने में, तो जाहिर सी बात है वो जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन वाले उनको अपना मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे क्या होता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट रिफर्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिसिपेशन हो रहा है किसका, नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, किसी भी कोई भी चेंज लाना या कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें जो नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज़ का जो है पार्टिसिपेशन कराया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ ही क्यों, मैनेजरल एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं, क्योंकि मैनेजरल एम्प्लॉयज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो आप नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ हो या वर्कर्स हो, आप उनको कैसे पार्टिसिपेट करा रहे हो, ये चीज़ आपका इसमें आता है। फिर है वर्कर्स पार्टिसिपेशन गिव्स एम्प्लॉयज़ द मेंटल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वर्कर्स क्या होता है, उनको एक अच्छी फीलिंग होती है, मतलब उनको ये लगता है कि ठीक है, एक वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन वाले उन्हें अपना मान रहे हैं और इससे क्या होगा, उनको एक मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलेगा एंड देयर बाई इंक्रीज देयर इन्वॉल्वमेंट इन द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वो ऑर्गेनाइजेशन के भी किसी भी मामले में अपना इन्वॉल्वमेंट जो है बढ़ाएंगे। ठीक है, और इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। आप मतलब वहाँ पे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स जो है इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं जितने दिमाग उतने सारे आइडियाज़, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। फिर आते हैं हम लोग ये देखते हैं अगर कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 43A की बात करते हैं तो वहाँ पे एक आपका है जिसमें पार्ट 4, ठीक है, आर्टिकल 43A के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, तो इसमें आपके पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये बन भी सकता है। इसमें पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में वर्कर्स पार्टिसिपेशन की बात की गई है या किस पार्ट में बात की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 4 में बात की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जो है पता रहना चाहिए।
फिर आता है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू द एजेंसीज लाइक वर्क कमेटी। वर्क कमेटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अपनी लास्ट क्लास में। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स भी बनते हैं, शॉप काउंसिल जिसमें होता है आपका, फिर यूनिट काउंसिल होता है और जॉइंट काउंसिल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे काउंसिल जिसमें आपके वर्कर्स और मैनेजमेंट के दोनों के ही लोग रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, और वो लोग मिल करके कोई डिसीजंस लेते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग बात तो कर रहे हैं कि वर्कर्स को पार्टिसिपेट कराना है मैनेजमेंट के डिसीजन में, ठीक है। कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट कराना है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं ये सारी चीज़ें करवाने में कि वर्क। अब देखिए, अब ये तो बोला जा रहा है, लेकिन हर जगह आपने देखा है क्या कि मैनेजमेंट में वर्कर्स पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, या कोई ना कोई दिक्कतें ज़रूर आ जाती हैं। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं, ये इसके लिए 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला आपका आता है सिचुएशनल फैक्टर, ठीक है। सिचुएशन क्या है कि सपोज कीजिए कि आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके के डिसीजंस लेने हैं, या तो एक काम से रिलेटेड यानी वर्क रिलेटेड, जिसमें कि आपकी वर्क कंडीशन क्या है ये सारी चीज़ें सेट करनी है। दूसरा हो सकता है इंटरेस्ट रिलेटेड, यानी कि आपके जो पे और आपके इंसेंटिव बेनिफिट्स इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होंगे। तो आप देखोगे कि जो वर्कर्स क्या करते हैं, वर्कर्स जो वर्क रिलेटेड डिसीजंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, जबकि वो इंटरेस्ट रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं, जैसे कि पे, आपकी फीस हो गई, सारी चीज़ें, मतलब सॉरी, आपके जो सैलरी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन पे भी बहुत डिपेंड कर जाता है कि वर्कर्स का क्या रोल होगा पार्टिसिपेशन में। फिर आपका आता है इन्वायरमेंट फैक्टर्स, यानी कि आपके मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा बहुत मैटर करता है। जैसे कि बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे वर्कर्स अपने आप को बहुत फ्री महसूस करते हैं और पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पे कहीं बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत लिमिटेड महसूस करते हैं, तो ज़्यादा पार्टिसिपेट करने में वो एक्टिव नहीं रहते। फिर ह्यूमन फैक्टर्स की बात करते हैं, तो अभी जैसे सपोज कीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कोई बहुत नॉन मेच्योर पर्सन है, अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जैसे कहते हैं ना कि मतलब एक अंधों में काना राजा, तो वो क्या कर रहा है, वो भी तो बहुत ज़्यादा अभी सक्षम नहीं है, क्योंकि वो अभी इमेच्योर है और वो दूसरे लोगों को लीड कर रहा है, तो डिसीजंस ले रहा है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी दिक्कत करती हैं। और जो बहुत मेच्योर हो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है, जो एक्सपर्ट्स है, उन्हीं को अपना डिसीजन लेना चाहिए, उनका कोई रोल नहीं है। तो इस तरह से 2 दिमाग काम करते हैं। और ये जो ह्यूमन की खुद की फैक्टर्स होते हैं, उनकी खुद की सोच होती है, वो क्या करती है, यहाँ पे हिंड्रेंस पैदा करती है। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं आपकी सिचुएशन फैक्टर, इन्वायरमेंट फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर्स, जो डिसाइड करती हैं कि वर्कर्स का क्या रोल होगा पार्टिसिपेशन में किसी भी मैनेजमेंट डिसीजन को लेने के लिए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। अब वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है, टू रेज लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स बाई क्लोजर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर उनको इन्वॉल्व किया जाएगा वर्कर्स को, कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। जब हमें कोई चीज़ अपनी लगती है तो हम उसके लिए अच्छा डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो वर्कर्स को भी जब उसमें पार्टिसिपेट कराया जाएगा तो उन्हें अपना ऑर्गेनाइजेशन अपना लगेगा और वो मोटिवेट होंगे और अच्छे से पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे। फिर आता है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेशन एंड टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस टू द वर्कर्स। ये वर्कर्स को जाहिर सी बात है एक इम्पोर्टेंस मिल रही है और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, अपने चीज़ों को बताने के लिए। फिर आता है टू डेवलप टाइज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लीडिंग टू बेटर एफर्ट एंड हारमोनी क्रिएट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो है वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर आता है टू एक्ट ऑन अ डिवाइस टू काउंटर बैलेंस पावर्स ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। अभी क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को, मतलब क्या होता है, उनको लगता है कि सारी पावर मेरे हाथ में है और वो कई बार चीज़ों को निगेटिव भी करने लगते हैं। तो अगर उनका काउंटर बैलेंस रहेगा, यानी कि अगर वर्कर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको पता रहेगा कि हाँ, सबकी अपनी अपनी एक लिमिटेशन है, ठीक है।
फिर आता है टू एक्ट ऑन अ पैनिसिया फॉर सॉल्विंग इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर पैनिसिया पे काम करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कम करने के लिए, राइट। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव में क्या हो गया कि जाहिर सी बात है एक हार्मोनी क्रिएट करेगा। हार्मोनी कैसे क्रिएट करेगा, जो वर्कर्स के पार्टिसिपेशन करा के उनको सेंस ऑफ एक्सप्रेशन दे करके, उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा एक्सप्रेशन देने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, उनको एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस देगा। और सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस कैसे होगा, क्योंकि उनका मोटिवेशन लेवल भी जो है बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, तो उनको पार्टिसिपेट कराया जाएगा। ठीक है, और जो है वर्कर्स के जो मैनेजमेंट की पावर्स है वो भी कंट्रोल में आपकी चलेंगी। तो बेसिकली ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के। अब हम लोग ये तो हमारी बात हो गई कि भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब बात आती है पार्टिसिपेशन की। तो पार्टिसिपेशन कैसे कैसे कराया जा सकता है, किस रूप में कराया जा सकता है। तो इसमें आपके देखिए 5 तरीके हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका पहला क्या है, इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन। यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इट इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज आर एबल टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज पर्टेनिंग टू द मैटर्स ऑफ जनरल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बना के रखी जाती है कि कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को मिल जाए। ठीक है, और वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, तो वो अपनी क्या करेंगे, अपने व्यूज़ को शेयर करेंगे। मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसको शेयर करेगा और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा। तो यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन पास की जा रही है एम्प्लॉयज़ को। फिर नेक्स्ट आपका आता है कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। इसमें क्या हो रहा है, हेयर वर्क्स आर कंसल्टेड on the matters of employee welfare such as work safety and health. However, final decisions always rest at the option of management and employees' views are only of advisory nature. तो यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर से जुड़ी जितनी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वर्क हो गया, सेफ्टी हो गया, हेल्थ हो गया, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई तुम भी कंसल्ट करो, अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक लिमिटेशन होती है कि ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयज़ के व्यूज़ को मान ही लिया जाए। जो अल्टीमेट डिसीजन कौन लेता है, वो मैनेजमेंट ही लेती है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ के जो व्यूज़ हैं वो एक तरह से एडवाइजरी नेचर के हैं। भाई आप अपने एडवाइस दे रहे हो, अब ये देखा जाएगा कि माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, राइट। तो ये आपका कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन बस पास की जाती है, उनकी राय मांगी जाती है, व्यूज़ उनको चांस दिया जाता है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। और कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन में वो अपने कंसल्टेशन देते हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है, लेकिन वो अल्टीमेट जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है, वो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, वही लेते हैं। फिर क्या आता है, एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन आता है। तो एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन में क्या हो रहा है, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन एज मैनेजमेंट हेयर इज अंडर मॉरल ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट द एनोनिमस डिसीजन ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ कंसल्टेटिव में जो है अल्टीमेट जो डिसीजन होता था वो कौन लेता था, एम्प्लॉयर्स ही लेते थे, मैनेजमेंट लेते थे। लेकिन एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन में भाई आपको बात सुननी भी है वर्कर की और उसको मानना भी है, मॉरल ऑब्लिगेशन के अंडर में। ठीक है, यहाँ पे लोग क्या होते हैं, एक तरह से बाउंड होते हैं, मॉरली बाउंड होते हैं, एथिकली बाउंड होते हैं कि उनको उनकी बातें सुननी भी है और माननी भी है। फिर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव आता है पार्टिसिपेशन। इट इंश्योर्स ग्रेटर शेयर ऑफ वर्क in discharge of managerial function. Here decision already taken by the management come to employees, preferably with alternatives for administration, and employees have to select the best from those for implementation. और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होती है, जो हायर अथॉरिटी होती है, वो कई सारे डिसीजंस आपके ले लेती है। ठीक है, मान लीजिए उसने 3 ऑप्शन ले लिया, वो तीनों ऑप्शन वो आपके सामने प्रेजेंट कर देगी और आपको इसमें चूज करना है कि आप तीनों में से किसके साथ जाना चाहते हो, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको मतलब जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स को एक मौका देते हैं कि वो लोग चूज़ कर सके। लेकिन वो लोग जो अल्टीमेटली जो जितने भी ऑप्शंस में मौका मिलता है चूज़ करने का, वो सारे ऑप्शंस हायर अथॉरिटी ही डिसाइड करती है। यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं डिसाइड करती, एम्प्लॉय बस क्या डिसाइड करते हैं कि उसमें उनको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है।
तो फिर आपका आता है डिसिसिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पार्टिसिपेशन है ये, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाता है वो जॉइंटली लिया जाता है। ठीक है, जॉइंटली यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों मिलकर ले रहे हैं, और ये डिसीजन किससे रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, वेलफेयर से रिलेटेड होता है, या इसी तरह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी चेंजेस लेकर के आने हैं उससे रिलेटेड होता है। तो अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 5 लेवल की बात हो रही है। इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन में सिर्फ इंफॉर्मेशन पास की जा रही है और वर्कर्स को जो है एक मौका मिल रहा है अपने व्यूज रखने का। कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन में वर्कर्स अपनी बातें रख सकते हैं, अपने डिसीजन बता सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजंस होते हैं वो एम्प्लॉयर्स ही लेते हैं। फिर एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन में यहाँ वर्कर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते भी हैं, और जो है मैनेजमेंट को उनकी बातें माननी भी होती हैं मॉरल ऑब्लिगेशन में। ठीक है, फिर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन, जहाँ पे आपके कई सारे ऑप्शंस यानी कई सारे डिसीजंस लेकर के मैनेजमेंट वर्कर्स के सामने रख देती है, और वर्कर्स को उसमें जो भी सूटेबल अल्टरनेटिव लगता है वो अपने आप उसमें से चूज कर लेता है। फिर डिसिसिव पार्टिसिपेशन आता है, जो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों मिल करके प्रोडक्शन, वेलफेयर या जो भी आपकी चेंजेस लाने ऑर्गेनाइजेशन में, इससे जुड़े जो डिसीजंस होते हैं दोनों मिल करके उसमें डिसीजंस लेते हैं। तो ये 5 लेवल्स होते हैं आपके पार्टिसिपेशन के। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फॉर्म्स की। ठीक है, यहाँ पे वर्कर्स जो है पार्टिसिपेशन में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है। वो तो आपके 5 लेवल थे, किस 5 लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पहला बोर्ड लेवल पे बोर्ड मेंबरशिप मिलती है, जैसे आपको पता होगा कि वहाँ पे शेयर्स वगैरह मिलते हैं, ये सारी चीज़ें भी वर्कर्स को आजकल अलॉट की जाती है, तो ये थ्रू ओनरशिप के थ्रू। फिर कंप्लीट कंट्रोल दे दिया जाता है कई बार, जैसे आपका क्वालिटी कंट्रोल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है वर्कर्स ही डिसीजन ले रहे होते हैं, जो एक ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पे भी इस तरह से पार्टिसिपेट कराया जा सकता है। पार्टिसिपेशन थ्रू स्टाफ एंड वर्क काउंसिल्स, जो हम लोग काउंसिल्स हैं जैसे वर्क कमेटीज वगैरह हो गई, तो ये जो भी काउंसिल्स हैं, अब यहाँ पे देखिए थ्रू इट काउंसिल्स एंड कमेटी, जितने भी वर्क कमेटी हो गई, स्टाफ वर्क काउंसिल्स हो गई, इनके थ्रू वर्कर्स को पार्टिसिपेट कराया जाता है। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो एम्प्लॉई के रिप्रेजेंटेटिव और आपके वर्कर्स के आपके एम्प्लॉयर्स के जो एसोसिएट्स होते हैं, ये सारे लोग मिलकर के बात करते हैं और एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में भी वर्कर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर पार्टिसिपेशन थ्रू जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब इनरिचमेंट, वर्कर्स के लिए अगर आप जॉब इनलार्जमेंट कर देते हो, यानी कि कई सारे आप उनको और जो है काम उसमें इंक्लूड करते हो, या जॉब इनरिचमेंट करते हो, यानी उसके काम इंक्लूड करने के साथ साथ आप उनको ज़्यादा राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हो, तो ये भी आपका क्या हुआ, एक पार्टिसिपेशन का एक तरीका हो गया। फिर पार्टिसिपेशन थ्रू सजेशन स्कीम्स, सजेशन स्कीम के थ्रू आप भी क्या कर सकते हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई एक स्कीम चलाई जिसमें वर्कर्स को अपने सजेशन जो है सामने रखने। क्वालिटी सर्कल्स के थ्रू एक आपके क्वालिटी सर्कल आपने बना दिया, और जो भी प्रोडक्ट का सर्विस का इम्प्रूवमेंट है वो वर्कर्स आपके देख रहे हैं। एम्पावर टीम्स आप बना सकते हो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आप बना सकते हो, फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन के लिए भी आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। तो ये बहुत सारे फॉर्म्स हैं, आपको बस उनको इंक्लूड करना है। आप कैसे भी किसी भी चीज़ में उनको इंक्लूड करो, अगर आप उनको इंक्लूड करते हो तो उनको एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलेगा, उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलेगा, और वो जो है ज़्यादा लॉयल होंगे और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। तो आपको लेवल्स पता होंगे, 5 लेवल्स हैं आपके, और उसके अलावा आपके इतने फॉर्म से इतने सारे रूप में वर्कर्स क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं हम लोगों को देखने हैं, जैसे कि आपका पहला है वर्क कमेटी। वर्क कमेटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अपने लास्ट क्लास में। वर्क कमेटी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जो है उसके तहत उसको इस्टेब्लिश किया गया था। जिस भी इस्टेब्लिशमेंट में 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स होते हैं वहाँ पे वर्क कमेटी बिठाई जाती है। इसमें आपके वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, और जो भी डिसीजंस होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स से रिलेटेड, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल भी कुछ आपका ऐसे ही है, यहाँ पे जॉइंट मैनेजमेंट आपको पता ही चल रहा है, दोनों लोग इसमें रहते हैं, आपके वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों ही उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके एसोसिएट्स रहते हैं। और ये जो है ये कब सेटअप हुआ था, ये सेटअप हुआ था 1958 में।
राइट। ये 1958 में आया था एग्जिस्टेंस में। फिर द स्कीम फॉर वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की भी हम लोग ने बात की थी, आप उसके थ्रू भी आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो। अंडर द मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस स्कीम 1970 on some public and private sector enterprise including industrial undertaking and nationalized bank। फिर है since July 1975 a two-tier participation model, namely the shop council at the shop level and joint काउंसिल एट द इंटरप्राइज लेवल वर इंट्रोड्यूस। ठीक है, आपकी जुलाई 1975 में ये जो है शॉप काउंसिल और शॉप लेवल और जॉइंट काउंसिल एट द इंटरप्राइज लेवल जो है वो इंक्लूड आपकी आई थी। ठीक है, लेकिन ये लागू कब हुई थी इंडिया में, कब इसको एक्चुअली में यूज़ करना शुरू किया गया था? 30 दिसंबर 1983 में अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन पब्लिक अंडरटेकिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। इट वाज डिसाइडेड दैट वर्कर्स वुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट एट द शॉप लेवल। ठीक है, वो शॉप लेवल पे, प्लांट लेवल पे और उसके अलावा बोर्ड लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इंडिया में कब आई थी? 1983 में। और इंट्रोड्यूस वैसे कब हुई थी? 1975 में। एज अ स्कीम ऑफ शॉप काउंसिल एंड वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर ऑलरेडी फंक्शनिंग, ग्रेटर एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन सेटिंग अप ऑफ यूनिट काउंसिल्स। यहाँ पे यूनिट काउंसिल्स को भी क्या किया गया? यहाँ पे सेटअप किया गया। ठीक है, तो आपको ये बस आपको ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चंस आपके क्या क्या बनते हैं? वर्क कमेटी के बारे में बन सकता है कि कब इस्टेब्लिश हुआ या कितने लोग होने चाहिए, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल कब इस्टेब्लिश हुआ, फिर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है आपका स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो और इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो आपकी शॉप लेवल काउंसिल है ये सब कब इंडिया में इस्टेब्लिश हुई? तो पहली बार कब आया था ना? 1983 में आपका ये जो है आया था। तो आपको ये चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। अब हम लोग इतनी सारी बातें की, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि WPM यानी वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। क्यों? इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है? अभी आप देखो कि अगर सपोज करो कि आपके घर में कोई काम करता है या आपका खुद ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको क्या अच्छा लगेगा कि आपके अंडर में जो काम कर रहा है वो आपके लिए डिसीजंस ले? तो ये चीज़ नहीं होता ना, कई बार ये ह्यूमन एक एटीट्यूड है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एम्प्लॉयर्स के साथ होती है। वो अपनी तरफ से नहीं चाहते कि वर्कर्स उनके डिसीजन में पार्टिसिपेट करें। उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन मेरा है तो मैं ही डिसीजन लूँगा। तो यही प्रॉब्लम है कि जो एटीट्यूड होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है जो भी आपके एम्प्लॉयर्स का, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है WPM के फेलियर का। फिर आता है लैक ऑफ फीलिंग ऑफ कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन अमंग वर्कर्स। तो वर्कर्स भी क्या करते हैं? वो बहुत ज़्यादा कॉपरेट करने की कोशिश नहीं करते, कोऑर्डिनेट नहीं करते। तो यहाँ पे ये भी बहुत दिक्कत आती है आपकी WPM को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर ओनली अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ देखिए, वर्कर्स सारे लोग तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, कुछ ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Therefore, the management cannot get the benefit of the ability of all the workers। इसीलिए सारे वर्कर्स की एबिलिटी को मैनेजमेंट यूज नहीं कर पाता। फिर डिफेक्टिव लीडरशिप ऑफ लेबर यूनियंस। लेबर यूनियन के जो बेसिकली लीडर्स होते हैं ना, वो भी कई बार क्या करते हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और जिसके कारण WPM आपका इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। फिर फेल्योर ऑफ द स्कीम इन द इंटरप्राइज इन विच इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जा रही हैं उसमें भी कई बार क्या होता है? वो फेल हो जाती है, बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। चाहे तो वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आप कह सकते हो, या रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं तो उसमें वो नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा उसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लेके जाते, तो इसके कारण से वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाती। और जब स्कीम नहीं इम्प्लीमेंट होती तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। फिर लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव लेबर यूनियन एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेबर यूनियन इन मोस्ट ऑफ द इंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है आपके जो लेबर यूनियंस हैं वो बहुत ज़्यादा कई बार इफेक्टिव नहीं है और बहुत सारे बन जा रहे हैं। ठीक है, तो लेबर यूनियन बहुत ज़्यादा बनने के कारण भी ये बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, क्योंकि कुछ लोग अलग अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ लोग अलग डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उनके बीच में खुद एक क्लैश रहते हैं।
फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी अमंग डिफरेंट लेबर यूनियंस। अभी मैंने बताया ना कि उनके खुद के बीच में इतने क्लैशेस रहते हैं कि वो प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाते, क्योंकि वो 2-4 लोग, कुछ लोग तो लिमिटेड रह जाते हैं, सारे लोग तो नहीं रहते ना आपके। तो इसी रीज़न से ये आपका सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, और यही रीज़न है कि उसका फेल्योर आपका हुआ। तो बेसिकली इतनी सारी चीज़ें थी वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के बारे में। आई होप कि आपको क्लास जो है समझ में आई होगी। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और आपको इसमें जो आपकी चीज़ों की डेट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं, आपको एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें पढ़ के जाननी है, तो आप उन चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लेना, और आपके आंसर्स आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो क्लास पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और चैनल को आप शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।